नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित रेल सेवाएं स्थगित की। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पिछले 3 परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। राज्य सरकार ने अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का दिया निर्देश। निजी विद्यालयों को केवल शैक्षणिक शुल्क लेने को कहा गया। और राज्य में 24 घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित 45 नए मामले आए। अब तक कुल मामलों की संख्या 2264 पहुंची। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल उच्चतम न्यायालय को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द करने का फैसला लिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का पिछली परीक्षा के आधार पर आकलन करने के लिए भी एक योजना बनाई गई है। न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की यह पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां से ब्लड मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। दुमका में जल्द ही कोविड-19 के सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार हो रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। दुमका में जल्द ही कोविड-19 के सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार हो रहा है। इसके बन जाने से कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच दुमका में ही होने लगेगी। अब इस महामारी से संक्रमण के नमूनों को जांच के लिए धनबाद भेजा जाता है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने इस टेस्टिंग लैब की तैयारी का निरीक्षण किया और इसे शुरू करने के लिए जरूरी सभी सामानों की आपूर्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651
जो रांची का कोड है, और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात द्वितीय की 13वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार 3 वर्ष से बंद पड़े राजधानी रांची स्थित होटल अशोक विहार का पूर्ण रूप से अधिग्रहण करेगी। पर्यटन विभाग के सचिव पूजा सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC और बिहार पर्यटन के पास संयुक्त रूप से 87.75% हिस्सेदारी है। वहीं राज्य सरकार के पास सिर्फ 12.25% ही शेयर है। राज्य गठन के पहले ITDC का 51% और बिहार का 49% शेयर इसमें था। अलग राज्य बनने के बाद बिहार के 49% शेयर में से 12.25% शेयर झारखंड को दे दिया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी को लेकर उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विद्यालय शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वहीं स्कूलों के पूर्वतः संचालन शुरू होने तक केवल मासिक शुल्क लेने का निर्देश दिया गया है। शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर पाने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने बीते माह 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया था। गिरिडीह जिले में बैंक के माध्यम से व्यवसायियों को सुविधाजनक तरीके से ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार ने इस संबंध में आकाशवाणी को बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो MSME लोन का जो राहत पैकेज की घोषणा किया था, तो उसके तहत हमारा बैंक हमेशा सरकार के साथ है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारे ब्रांच से लगभग 5 करोड़ 40 लाख का नया MSME लोन जो हमारे एलिजिबल कस्टमर हैं को हमने दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का जो हमारा सरकार का योजना है MSME लोन के सपोर्ट के लिए, हमारा बैंक उसके लिए हमेशा पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और उसके लिए प्रतिबद्ध है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो भी स्कीम है लोन्स के, जो मुद्रा लोन है प्लस और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके लिए भी बैंक हमारा हर तरह से लोन में आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित 45 नए मामले आए हैं। राज्य में अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2264 पहुंच गई है। वहीं कोरोना की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 30 लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक राज्य में कुल मिलाकर 1605 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 71% हो गई है। यह राष्ट्रीय दर 57% से काफी अधिक है। हजारीबाग जिला में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। इनमें से 5 विष्णुगढ़ प्रखंड के रहने वाले हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटीन किया गया था। एक अन्य मामला दारू प्रखंड का है, जिसे जबरा पंचायत भवन में क्वारंटीन किया गया था। 7वां कोरोना पॉजिटिव रिमांड में लिया गया कैदी है, जो सूरत से लौटा था। 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही हजारीबाग में कुल संक्रमितों की संख्या 180 हो गई है। इसमें से 2 की मौत हो गई है। 122 ठीक होकर घर जा चुके हैं। सक्रिय 55 का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 1 का इलाज रिम्स रांची में किया जा रहा है। सभी 7 पॉजिटिव संक्रमितों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले से आए हुए व्यक्ति का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया। व्यक्ति की उम्र 31 वर्ष है, जो चौथी दुर्गा साहिबगंज नगर का रहने वाला है। यह व्यक्ति हाल ही में अपने निजी वाहन के द्वारा साहिबगंज आया था, जबकि साहिबगंज सिविल कोर्ट के एक चतुर्थवर्गीय कर्मी पॉजिटिव पाया गया है। डीसी ने बताया कि इसके साथ ही साहिबगंज में फिलहाल 3 कोरोना के केस हैं। उपायुक्त ने बताया कि संक्रमितों को फिलहाल राजमहल के कोविड-19 अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। जिले में अब तक 3 सक्रिय मरीज हैं। मेदिनीनगर में जिला संपर्क विभाग ने 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी आयोजित की है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अनलॉक 1 में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कला प्रदर्शनी आयोजित की। कला प्रदर्शनी में रियलिस्टिक पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी है। प्रदर्शनी आज शाम समाप्त हो जाएगी। 24 जून को इसका उद्घाटन पलामू के डीसी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी ने किया था। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी कलाकृति लगाई गई है। यहाँ वुड क्राफ्ट, डोकरा वर्क, ऑयल पेंटिंग को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ सामाजिक दूरी का भी पालन किया जा रहा है। कला प्रदर्शनी में भाग ले रहे वरिष्ठ प्रतिभागी एस.एम. जमाल नैयर ने इस आयोजन के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के अलग अलग जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। गोड्डा के पड़ायाहाट प्रखंड के सिद्धबाग पंचायत के चुंडा आदिवासी टोला में कल रात ठनका गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों चुन्नू किस्कू के पुत्र हैं, जिनकी उम्र 7 और 12 वर्ष है। मृतक के चाचा भी ठनका गिरने से घायल हुए हैं। वहीं गिरिडीह जिले में वज्रपात से एक वृद्ध की मौत हो गई। वे गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ गांव के रहने वाले थे। गुमला सदर थाना क्षेत्र के देवीडीह गांव के समीप कल शाम एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मोटरसाइकिल पर दंपत्ति सहित 4 बच्चे सवार थे। खूंटी में विवादित पत्थलगड़ी नेता रामजीव मुंडा की बुधवार देर रात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस संबंध में एसपी आशुतोष शेखर ने कल रात संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि मृतक के खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और रामजीव पूर्व से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था। एसपी ने कहा कि रामजीव मुंडा का पत्थलगड़ी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान जारी है, जल्द ही कारणों का खुलासा कर हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी अनुज की अदालत ने कल हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हर्जाने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के डुमरघाटी नाला से पुलिस ने एक 50 वर्षीय महिला का शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के लेटबाड़ी गांव में आपसी मनमुटाव के कारण दंपत्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहर खाने के बाद जब इनकी हालत बिगड़ी तो परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर उनकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित रेल सेवाएं स्थगित की। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। राज्य सरकार ने अगले आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का दिया निर्देश। निजी विद्यालयों को केवल शैक्षणिक शुल्क लेने को कहा गया।
और राज्य में 24 घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित 45 नए मामले आए हैं। अब तक कुल मामलों की संख्या 2264 पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।